हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट टीजीटी साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। तो जो एचटेट का टीजीटी साइंस का 2019 में 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओर ऑफ एल्युमिनियम बॉक्साइट इज। यहाँ पर देखो आपसे ये पूछा है कि एल्युमिनियम का एक ओर होता है बॉक्साइट। यहाँ पर देखो ओर का नाम भी बताया है आपको, बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का एक ओर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एल्युमिनियम का ओर क्या होता है। तो यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस बॉक्साइट का फॉर्मूला बताना है कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको Al2O3, सेकंड दिया है Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड ही है और साथ में क्या है 1 वाटर मॉलिक्यूल है। थर्ड ऑप्शन दिया है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड ये और इसके साथ क्या है 2 वाटर मॉलिक्यूल है। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है Na3AlF6। ये क्या होता है, ये इस Na3AlF6 इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है क्रायोलाइट। और ये जो क्रायोलाइट होता है ये भी क्या है भाई, एल्युमिनियम का ओर ही होता है ये भी। ठीक है, ये एल्युमिनियम का दूसरा ओर है। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा है आपसे, बट बॉक्साइट के लिए उसने फॉर्मूला पूछा है। तो जो बॉक्साइट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 3, विच इज़ जो आपको क्या दिया है, वो दिया है आपको Al2O3.2H2O। तो यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ। देखो यहाँ पर क्रोमेटोग्राफिक के ऊपर एक क्वेश्चन है। ये एक सेपरेशन टेक्निक होती है क्रोमेटोग्राफी। तो ये पूछा है कि इसका जो मिक्सचर होता है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन के लिए जो मिक्सचर बनाते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका बेसिस क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखो इसके लिए जो फिनोमिना होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो करता है एड्जॉर्प्शन पे डिपेंड। तो अब हम यहाँ पर चारों ऑप्शन देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल आंसर बनता है। फर्स्ट आपको दिया है कि देयर सॉल्युबिलिटी इज इन द सेम सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी दिया है यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन आपको दिया है द डिफरेंस इन देयर वोलाटाइल नेचर। तो यहाँ पर देखो वोलाटाइल प्रॉपर्टी के बारे में बात की है। थर्ड आपको दिया है देयर डिफरेंट कलर्स अंडर सिमिलर कंडीशन, यहाँ पर कलर की बात की है। जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है वो क्या है, डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ देयर एड्जॉर्प्शन बाय सेम मटेरियल। ये क्या होता है, सेम मटेरियल की प्रेजेंस में क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है डिफरेंट एक्सटेंट तक। यानी कि जैसे देखो आपने अगर प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो आपको पता होगा कि क्रोमेटोग्राफिक जो प्लेट होती है, जो हम क्रोमेटोग्राफी पेपर लेते हैं उस पे क्या होता है, यहाँ पर ऐसे मार्क लगा होता है और उसमें क्या होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मूविंग फेज होता है जिसे हम मोबाइल फेज भी बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं, जो डॉट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कलर सेपरेशन होता है। तो वो फेज मूव करते हैं, तो वो किसके बेसिस पे करते हैं, वो एड्जॉर्प्शन ही मेन जो फिनोमिना होता है, एड्जॉर्प्शन ही मेन एक प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर 4, द डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ देयर एड्जॉर्प्शन बाय सेम मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पर देखो एक रिएक्शन दी है ये पोटाशियम परमैंगनेट की। और ये क्या है, यहाँ पर देखो ऑक्सैलिक एसिड है ये, इसके साथ यहाँ पर ये रिएक्शन दी है। और इस रिएक्शन में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर देखो KMnO4 का यानी कि पोटाशियम परमैंगनेट का आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट। तो देखो इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट को पता करने के लिए वैसे हमें क्या चाहिए होता है, मोलर मास चाहिए होता है। अब देखो यहाँ पर अगर मोलर मास हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जिसके लिए भी हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, पोटाशियम परमैंगनेट के लिए। तो यहाँ पर तो देखो इस क्वेश्चन में मोलर मास आपको दिया हुआ ही है, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। इक्विवेलेंट मास में फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो वहाँ पर हमें मोलर मास चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप क्या करते हो, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का क्या करते हो, सम करते हो और फिर इस तरह से टोटल हम मोलर मास क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और देखो अब इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा भाई, मोलर मास। ठीक है, और अपॉन में क्या आते हैं, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन हो रहे हैं। ठीक है, एन फैक्टर आता है। तो यानी कि एन फैक्टर क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं भाई, गेन या फिर लूज हो रहे हैं रिएक्शन में वो। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें देखो KMnO4 के लिए पूछा है उसने। तो हम अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट में और जो प्रोडक्ट में जो मैंगनीज का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसी के ऊपर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखो KMnO4, यहाँ पर हम मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर MnO2 में मैंगनीज जो डाइऑक्साइड दिया है इसमें आप मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर कर देखते हैं। आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना। तो देखो KMnO4 में जब आप कैलकुलेट करोगे तो जिसके लिए भी हमें कैलकुलेट करना होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो पोटाशियम के ऊपर क्या चार्ज होगा, +1,
और मैंगनीज़ का क्या हो जाएगा भाई +x, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम है 4, और एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2, तो टोटल कितना हो जाएगा -8। अब ये ओवरऑल तो क्या है न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, देखो KMnO4 के ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर जब आप x की वैल्यू पुट करोगे मतलब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 8 - 1 कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर यहाँ पर KMnO4 में इस जगह यहाँ पर क्या हो गया है भाई, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो कितनी कैलकुलेट की है आपने +7। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर देखो जब आप MnO2 में कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर मैंगनीज़ के लिए लिखा हमने x, और कितने ऑक्सीजन एटम है 2, और एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है भाई -2, तो कितना हो जाएगा टोटल -4 इज़ इक्वल टू में ओवरऑल कोई चार्ज नहीं हो, क्या आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अब देखो यहाँ पर +7 से क्या हो रहा है +4, तो यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं गेन या फिर लूज़ हो रहा है, जो इनका चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है 3 का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एन फैक्टर की वैल्यू है वो क्या बन गई है भाई 3 बन गई है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इक्विवेलेंट मास के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो वो क्या होता है इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मोलर मास यहाँ पर देखो KMnO4 का क्या दिया है भाई 158। डिवीज़न में हम क्या करते हैं एन फैक्टर यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज़ हो रहे हैं, तो वो अभी हमने देखा कि कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 का। तो जब आप इसे यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये कितना आंसर आएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 और फिर ये 3 2 ज़ा 6, तो यानी कि 52 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन में से आपको एक ही ऑप्शन में ये दिया है, वो दिया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में 52.66, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 52.66 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो ये मैचिंग का क्वेश्चन है और इसमें ये आपको एक साइड मेटल दी है और दूसरी साइड उसका मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन पूछा है कि कौन से मेथड से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक तरह से एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं मेटल को प्योरीफाई फॉर्म में क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं, प्योरीफाई फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखो एल्युमिनियम के लिए यहाँ पर जो चारों पॉइंट्स हैं इनमें से कौन सा पॉइंट सूटेबल होगा एक्सट्रैक्शन के लिए, वो होगा फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है आपको कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड डिसॉल्व इन मोल्टन क्रायोलाइट। तो एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के लिए यहाँ पर देखो क्रायोलाइट आएगा, इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट का तो ए आ गया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चारों ऑप्शन में से हमें फर्स्ट का ए किस में दिया है। तो देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन में आपको दिया है, फोर्थ में नहीं दिया, तो फोर्थ तो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड मैच करते हैं, तो सेकंड जो आपको दिया है वो क्या दिया है आयरन। तो आयरन के लिए जो यहाँ पर बाकी के जो 3 ऑप्शन बचे हैं, तो आयरन के लिए जो सूटेबल मेथड होगा वो क्या होता है रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड, यानी कि जो यहाँ पर ऑक्साइड बनेगा उसका हम रिडक्शन कर देते हैं किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और कोक के साथ इन द ब्लास्ट फर्नेंस, किस में कर देते हैं भाई ब्लास्ट फर्नेंस में कर देते हैं। तो यहाँ पर सेकंड का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो सेकंड का डी देखो आपको यहाँ पर कौन से उसमें दिया है ऑप्शन में, तो सेकंड का डी देखो आपको दिया है सेकंड में, तो फर्स्ट भी कट हो गया है, थर्ड भी कट हो गया है। एक बार हम बाकी के ऑप्शन और देख लेते हैं। तो देखो थर्ड ऑप्शन आपको क्या दिया है कॉपर, तो कॉपर के लिए क्या आ जाएगा, कॉपर के लिए मैच करेगा ऑप्शन नंबर सी रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड पार्शली एंड रिडक्शन। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है आपको जिंक, तो जिंक के लिए क्या आएगा, जिंक के लिए आएगा रोस्टिंग ऑफ फॉलोड बाय रिडक्शन विद कोक, यानी कि कोक की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं जिंक का रिडक्शन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय द क्वांटम नंबर्स n एंड l। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको यहाँ पर और n और l की वैल्यू दी हुई है और आपको इन्हें क्या करना है इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लगाना है। तो अब देखो n प्लस एल आपने एक रूल पढ़ा होगा, ठीक है, n प्लस एल रूल होता है, तो उसी से हम क्या करते हैं यहाँ पर इनकी एनर्जी निकाल लेते हैं। तो देखो n प्लस एल फर्स्ट केस में कितना आ जाएगा 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और सेकंड केस में कितना आ जाएगा 4, थर्ड केस में कितना होगा 5, 3 + 2 इज़ 5 और 3 + 1 इज़ 4। अब देखो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये n प्लस एल की वैल्यू क्या हो रही है, जो n प्लस एल का सम आ रहा है वो क्या हो रहा है दो केसेस में सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब भी n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाती है सेम आ जाती है, तो जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होती है उसी की एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है। तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों में कंपैरिजन करो पहले तो एनर्जी, क्योंकि 4 से ज़्यादा तो किसके लिए ज़्यादा आएगी 5 के लिए एनर्जी ज़्यादा आएगी, जिनका सम क्या आ रहा है भाई 5 आ रहा है n प्लस एल का। तो वो किस किस में आ रहा है ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। अब ए और सी ऑप्शन में भी देखो क्या है, ए और सी ऑप्शन में भी आप क्या देखते हो कि दोनों का सम क्या है सेम है। तो अब जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होती है वही क्या होता है ज़्यादा एनर्जी वाला होता है। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3, तो इसका मतलब क्या है कि a की एनर्जी सबसे ज़्यादा बनेगी, तो यानी कि a की एनर्जी हो गई सबसे ज़्यादा। अब इसके बाद क्या आएगा, अब इन दोनों से कंपैरिजन करना है इसको सी वाले ऑप्शन को, तो इन दोनों की तो सम कितनी है भाई 4 है, तो इससे तो ये ज़्यादा ही आएगी, तो यानी कि सी आ जाएगा। इसके बाद अब बचा क्या, देखो बी ऑप्शन बच गया है
और डी ऑप्शन बच गया है। अब दोनों में क्या है देखो, फिर से n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो n प्लस एल की वैल्यू जब सेम होती है तो n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसी की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है भाई, देखो किसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा है, 4 के लिए, तो इसी की एनर्जी क्या होगी ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा d। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस आ गया है। तो ये देखते हैं अब हम कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखो ए हमें 2 ऑप्शन में दिया है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो देखो फर्स्ट कट हो जाएगा और लास्ट में फोर्थ कट हो जाएगा। अब बचा सेकंड और थर्ड ऑप्शन, तो इसमें भी ये भी आइडेंटिफाई कर लो, डी क्या आना चाहिए, सबसे कम आना चाहिए, तो डी किस में आ रहा है भाई, थर्ड में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो इसे आप, अगर आपको 1s 2s इस तरह से जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, अगर आपको सीक्वेंस में एनर्जी पता है कि ये एनर्जी का ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन फिल करने का, तो आप ये क्वेश्चन उस बेसिस पे भी कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 4, l की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमें पता है l की वैल्यू जब 0 1 2 3 ये होती है तो कौन से डेजिग्नेशन आते हैं, तो l के लिए होता है s, और 1 के लिए होता है p, 2 के लिए होता है d, और ये होता है f। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4p, यहाँ पर क्या बन जाएगा 4s, और यहाँ पर क्या बन जाएगा ये 3d, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 3p। तो आप क्या है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में फिल करते हैं उसके बेसिस पे भी ये सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीएच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड विल बी, यहाँ पर देखो FeCl3 लिया है हमने और इसका क्या है आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है। इसके लिए पीएच की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है, गैस करनी है कि लेस देन 7 होगी, 7 होगी, मोर देन 7 होगी, या फिर मोर देन 14 होगी। तो देखो हमें पता है जो पीएच स्केल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो 1 से लेके 14 तक होता है। 14 का मतलब होता है मोर बेसिक, यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक, और 1 का मतलब क्या होता है, सब स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि मोर एसिडिक इन नेचर होता है, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यानी कि 7 से जब 1 की तरफ आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, यानी कि लेस देन 7 का मतलब एसिडिक है, और मोर देन 7 का मतलब क्या है, बेसिक है। यानी कि 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक बिहेवियर क्या होता है, बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखो जब आप FeCl3 का एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, तो जब इसका एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो इसका मतलब क्या, वाटर में लिया हमने, तो ये FeCl3 का क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्या करता है, इसके एक्वस सॉल्यूशन में ये बना लेता है FeOH का थ्राइस, और यहाँ पर प्लस में क्या आ जाता है, देखो यहाँ पर क्या है, वाटर है ना, तो वाटर का क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, तो ये OH तो क्या है यहाँ पर इस आयन के साथ चला गया है, फेरिक आयन के साथ चला गया है। अब यहाँ पर बचा क्या सॉल्यूशन के अंदर, देखो क्लोरीन बच गया है, और प्लस में क्या बच गया है, H पॉजिटिव आयन बच गया है। तो H पॉजिटिव आयन क्या सिग्निफाई करते हैं भाई, एसिडिक बिहेवियर को। H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एसिडिक नेचर ना। अब एसिडिक नेचर है तो इसका मतलब क्या है कि पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी। तो देखो 7 तो होगी नहीं, मोर देन 14 भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्केल ही 1 to 14 होता है, तो मोर देन 14 तो कहाँ से ही होगा। और फिर मोर देन 7 तो क्या शो करता है, बेसिक बिहेवियर, बेसिक नेचर। बट यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको क्या दिख रहा है, देखो H पॉजिटिव आयन दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, लेस देन 7 होगा। यानी कि ये क्या है, ये कैसा बनेगा, एसिडिक इन नेचर बनेगा। यानी कि जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हो तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है भाई, एसिडिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 4 क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटाशियम एटम आर। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है, 4 क्वांटम नंबर पूछे हैं आपसे पोटाशियम एटम के लिए। तो पोटाशियम एटम का सबसे पहले तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो क्या होता है 19। और जब आप इसकी कन्फिग्रेशन लिखते हो तो इसकी जो कन्फिग्रेशन आती है वो क्या होती है, आर्गन 18 4s प्लस। जो इसकी कन्फिग्रेशन होती है वो होती है आर्गन 18 4s1, यानी कि आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है 4s होता है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टॉपिक, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में या समझने में प्रॉब्लम होती है तो उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट करना। और सेम एज इट इज़ क्वांटम नंबर के ऊपर भी मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है इसी टॉपिक के ऊपर, कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं मैंने उस वीडियो में सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और क्वांटम नंबर वाले जो वीडियोज़ है एक बार उनको रिवीजन के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने साथ साथ उसमें क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन बनी है वो क्या बनी है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या बना है 4s1। अब 4s1 बना है तो देखो यहाँ पर 4 तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n की वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू तो हो गई 4, तो देखो 4 तो आपको सारे ही ऑप्शन में दिया है, चारों ही ऑप्शन में। अब देखो s के लिए जो डेजिग्नेशन होता है, यानी कि l की वैल्यू जो होती है s डेजिग्नेशन के लिए, s ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0। तो अब आप यहाँ पर चेक कर लो कि 0 किस किस में दिया है।
तो देखो सेकंड में 1 दिया है, फोर्थ में भी 1 दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए हैं कट। तो यानी कि n की वैल्यू आ गई है, l की वैल्यू 0 आ गई है। अब आपको नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो क्या होता है, m होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ये करते हैं -L2 + L। इसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -L2 + L। तो -L2 + L है, तो इसका मतलब क्या है, देखो l की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब m की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो अब देखो m की वैल्यू 0 आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट में या फिर थर्ड में है, तो देखो ये थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और ये तो आपको पता ही है, फोर्थ जो क्वांटम नंबर होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि या तो वो प्लस हाफ होगा, यानी कि या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एचटेट टीजीटी साइंस और DSSB जो टीजीटी नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम होता है, उन दोनों एग्ज़ाम्स के हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था। तो आज हम बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे दोनों ही एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, ये जो हम स्टार्टिंग में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये एचटेट टीजीटी साइंस के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। ये पूछा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह हम किसको यूज़ नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एस्पार्टिम, सेकंड है सुक्रालोज, थर्ड आपको दिया है सेक्रीन, फोर्थ आपको दिया है नॉर्थइंड्रोन। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर होते क्या है। तो ये क्या होते हैं, ये भाई सब्स्टिट्यूट ही होते हैं स्वीटनर के। अब ये आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होते हैं ये क्या होते हैं, लो कैलोरीज़ होते हैं, इनमें कैलोरीज़ कम होती है। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि एस्पार्टिम, सुक्रोलोज और जो सेक्रीन आपको दिया है, ये तीनों ही क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियल होते हैं। और ये जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है नॉर्थइंड्रोन, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं होता है, ये बल्कि क्या होता है, ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है। ये यूज़ होता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, ये यूज़ होता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यही क्या है भाई, नॉट के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। यहाँ पर ये पूछा है कि फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है। तो देखो ये नोट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम देखते हो तो वहाँ पर आप देखना कि आपको नोट वाले क्वेश्चन या फिर इसी तरह से मिलते हैं क्वेश्चंस की इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये ठीक से आपको नोट का ध्यान रखना होता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन चूज़ करने होते हैं ध्यान से। देखो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को डिके करने से मिलते हैं। नेचुरल जो सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि जितने भी डेड मटेरियल्स होते हैं, लाइक डेड एनिमल्स हो गए और जो प्लांट होते हैं, तो इन सब के डिग्रेडेशन से, डीके से हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। तो हमें पेट्रोलियम भी मिलता है, नेचुरल गैस भी ऐसे ही मिलता है और कोयल भी मिलता है। और ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म पे मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ही कोई एनिमल डेड हुआ है और आपने 10 दिन बाद, 15 दिन बाद देखा तो आपको वहाँ से फ्यूल मिलेगा, ठीक है। ये टाइम के साथ होता है, बाय डिकेइंग द जो माइक्रोब्स होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, डिके करते रहते हैं और फिर टाइम के साथ ये बनता है काफ़ी टाइम में। तो यहाँ पर देखो जो फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल नहीं है वो क्या है भाई, ऑप्शन नंबर 4 वुड, क्योंकि वुड किसका पार्ट होता है भाई, ये तो प्लांट का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो अब यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए और ये चारों स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है भाई, ये पॉलीमर से रिलेटेड है ये। और यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि पॉलीमर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया है या फिर इनकरेक्ट दिया है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है PMMA इज़ यूज इन मेकिंग आई लेंसेज। तो ये होता क्या है, ये होता है पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जो पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट होता है ये यूज़ होता है आई लेंसेज बनाने में। सेकंड आपको जो दिया है वो दिया है बी ऑप्शन, जो है वो है नायलॉन 66 इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय कैप्रोलैक्टम। तो देखो ये बताया इन्होंने कि जो नायलॉन 66 होता है इसका मोनोमर आपको कैप्रोलैक्टम बताया है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये करेक्ट नहीं है, ये क्या है भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो कैप्रोलैक्टम होता है ये किसका मोनोमर होता है, ये होता है नायलॉन 6 का। और जो नायलॉन 66 पॉलीमर होता है इसके जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो क्या होती है, एक होती है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और दूसरी होती है एडिपिक एसिड। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है भाई, इसका इनकरेक्ट दिया है। सी देखते हैं हम, नायलॉन इज़ अ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, नायलॉन जो होता है वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होता है।
फोर्थ आपको दिया है वल्केनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स गुडियर। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। वल्केनाइजेशन क्या होता है भाई, एक प्रोसेस होता है रबर के लिए जिसमें हम क्या करते हैं, सल्फर ऐड करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम उसमें सल्फर ऐड करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वल्केनाइजेशन बोलते हैं। नेचुरल रबर में ऐड करते हैं और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई, चार्ल्स गुडियर ने। तो ये ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये तीनों करेक्ट है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखो ए सी डी आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी मोनोमेरिक यूनिट ध्यान रखना आप, कैप्रोलैक्टम होती है नाइलॉन 6 की, और नाइलॉन 6 जो पॉलीमर होता है इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। पॉलीमर से आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट ही देखने को ज़रूर मिलते हैं, चाहे एचटेट का एग्ज़ाम हो, DSSS एग्ज़ाम हो या फिर कोई और भी एग्ज़ाम हो। तो आप जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, एग्ज़ाम को ऑब्ज़र्व करोगे तो आप देखना कि वहाँ से आपको इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को भी रिवीजन के पर्पज़ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। यहाँ पर देखो आपको ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर ये आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपको दिया है, क्या क्या दिया है, एसिटिक एसिड है, फिनोल है, कार्बोनिक एसिड है, वाटर है, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये इथाइन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके कंजुगेट बेस को बनाकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे एसिटिक एसिड है तो ये एसिटिक एसिड का जो ये कंजुगेट बेस बनेगा वो क्या बनता है भाई, COO नेगेटिव, ये इस तरह से बनेगा। इसी तरह से फिनोल का बना लेंगे, कार्बोनिक एसिड का बन जाएगा, वाटर का आ जाएगा, इथाइन का आ जाएगा। तो आप जब इनके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को देखोगे तो यानी कि जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है कंजुगेट बेस की, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो जब आप इनके कंजुगेट बेस को ड्रॉ करते हो तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो क्या बनेगा भाई, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एसिटिक एसिड। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे चारों ऑप्शन में एसिटिक एसिड किस में आपको हाईएस्ट उस पर प्रायोरिटी पे दिया है। तो देखो फर्स्ट में दिया है, सेकंड में दिया है, थर्ड में दिया है, डी ऑप्शन कट हो जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा किसकी बताइए, फिनॉल की बताइए, ये इनकरेक्ट है। अब ये एसिटिक एसिड तो आ गया है, अब इसके बाद आपको देखो कंपैरिजन कहाँ पर करना है, फिनॉल में और कार्बोनिक एसिड में। यहाँ पर भी देखो फिनॉल कार्बोनिक और फिनॉल कार्बोनिक ही है, इन दोनों में तो ये सेम दे रखा है, इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर क्या है, फिनॉल की है फिर कार्बोनिक एसिड की है। तो देखो जो कार्बोनिक एसिड होता है इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी क्या आ जाएगा भाई, जो कार्बोनिक एसिड होता है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसी का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो फिनॉल की ज़्यादा बता रखी है इन्होंने, ठीक है। जब आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आप ये उससे भी देख सकते हो कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर इसमें जो कार्बोनिक एसिड होता है इसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो कहाँ पर रहता है, वो ऑक्सीजन एटम पे ही रहेगा जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। और इसमें जो फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन बनेगा, इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ना ये इस ऑक्सीजन के साथ साथ कहाँ पर आएगा, कार्बन पे भी आएगा। और कार्बन हमें पता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इसलिए यहाँ पर जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी यानी कि जो ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो क्या बनेगा भी, कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो अब देखो फर्स्ट भी कट हो गया है और क्या कट हो गया है भाई, यहाँ पर साथ साथ अब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन भी कट हो गया है। क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें तो ये इसलिए कट हो गया क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिक एसिड की ज़्यादा होगी फिनॉल से, यहाँ पर इसमें कार्बोक्सिलिक की ज़्यादा आएगी सबसे ज़्यादा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, इनमें से आपको चूज़ करना है। अब यहाँ तक तो ये ऑर्डर देखो दोनों में सेम है, अब बचा क्या, इथाइन और वाटर में देखना है। तो जब आप यहाँ पर इथाइन और वाटर में देखोगे तो वाटर का जब इससे कंजुगेट बेस बनाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप H पॉजिटिव, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जो जितना ईजिली H पॉजिटिव को रिलीज़ कर सके। तो यहाँ से देखो वाटर से जब आप H पॉजिटिव को रिमूव करोगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से ये इथाइन है तो इथाइन पे ये इस तरह से होता है, ठीक है। जब यहाँ से आप ये H पॉजिटिव को रिमूव करोगे तो यहाँ पर क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो फिर देखो दोनों में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो यानी कि यही क्या बनेगा, ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस बनेगा। अब ये स्टेबल कंजुगेट बेस होगा तो इसी की एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो ये अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर वाटर के लिए कौन से ऑप्शन में दिया है। तो वाटर के लिए देखो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड ऑप्शन में ज़्यादा बताई है, तो यानी कि वाटर की ज़्यादा आ जाएगी किससे भाई, इथाइन से। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
सबसे ज़्यादा होगा एसिटिक एसिड, फिर होगा कार्बोनिक, फिर होगा फिनॉल, फिर आएगा वाटर और लास्ट में आएगा इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिमिनेशन ऑफ HBr फ्रॉम 2-ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। देखो आपको यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है, किसकी करनी है, 2-ब्रोमोब्यूटेन की करनी है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होगी वो प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2-ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन देखो क्या होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब क्या है, 4 कार्बन की चेन है, तो ये हमने 4 कार्बन की चेन बना दी है। 2 ब्रोमो, तो यानी कि सेकंड पोजीशन पे आपको क्या करना है, ब्रोमीन लगाना है, तो ये ब्रोमीन हो गया। बाकी जगह पे आपको क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी को क्या कर दो भाई, सेटिस्फाई कर दो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये बन गया हमारे पास 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन जब बनता है, इसमें से आपको जब एलिमिनेशन रिएक्शन आप करोगे, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हम ये किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ये हम करते हैं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में भाई, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करते हैं। अब जब ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा भाई, यहाँ पर प्रोडक्ट बनने की 2 पॉसिबिलिटी होगी। अब वो कैसे पॉसिबिलिटी होगी, देखो जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है वो होता है अल्फा कार्बन, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है भाई, अल्फा। ये कार्बन भी बीटा है और ये कार्बन भी बीटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। तो यानी कि देखो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है कि इस पोजीशन से Br जाए और यहाँ पर इस वाले कार्बन से क्या हो भाई, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस यहाँ से ब्रोमीन जाए और इस वाले कार्बन से क्या हो, यहाँ पर मैं इसे β1 और β2 लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से B2 से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो। तो अब हम दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन को बनाते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो इस केस में जब β1 से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से देखो हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर इस पोजीशन पे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया भाई CH, यहाँ से तो एक हाइड्रोजन तो चला गया ना, यहाँ से क्या क्या है, ब्रोमीन गया, तभी तो डबल बॉन्ड आ गया। और फिर यहाँ पर क्या है CH, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सॉरी भाई, इस कार्बन पे CH2 आएगा, ये कितना आ जाएगा CH2 और ये क्या हो गया CH3। तो देखो ये इस तरह से बन गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ब्रोमीन तो जाए इस वाले कार्बन से और जो B2 है उसका हाइड्रोजन एलिमिनेट हो, तो दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहाँ से ध्यान से CH3, ये CH3 एज इट इज़, यहाँ से क्या एलिमिनेट होगा भाई, ब्रोमीन, और हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो इस केस में यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये साथ साथ इधर क्या आ जाएगा भाई CH3, ये क्या आ गया यहाँ पर CH3। तो देखो ये 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है। अब ये 2 प्रोडक्ट तो बन गए हैं, अब उसने ये पूछा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो मेजर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सेटजेफ रूल होता है। क्या होता है भाई, सेटजेफ रूल, ये आप ध्यान से कर लेना, ये छोटे छोटे से रूल जो होते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो देखो ये वाली अल्कीन जो है, अगर मान लो मैं इसे थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर करके लिखती हूँ, तो देखो ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इस वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे देखो यहाँ पर क्या है, इस वाले कार्बन के पास तो दोनों ही हाइड्रोजन है, तो ये तो इस तरह से बन गया। और यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन हो जाएगा और एक ये पूरा ये वाला ग्रुप आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये बन गया CH2 CH3। अब सेम एज इट इज़ यहाँ पर देखो ये वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ड्रॉ करो, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो एक तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन और दूसरा क्या आ जाएगा CH3। सेम एज इट इज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा CH3। तो अब देखो यहाँ पर तो एक ही अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर क्या है, इस वाले अल्कीन पे क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप है। तो अब कौन सा ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो गया भाई, ये वाला प्रोडक्ट। तो देखो भाई क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होती है वही क्या होती है, हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होती है। तो इसका नाम क्या है भाई, ये हमारे पास क्या है 2 ब्यूटीन है और ये क्या है ब्यूटवनीन है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया है। तो ये हमें देखो ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट में तो देखो आपको मिक्सचर दिया है, तो मिक्सचर तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। मिक्सचर मतलब मिक्सचर तो होगा लेकिन इक्विमोलर नहीं होगा, ठीक है। इक्विमोलर का मतलब है कि सेम अमाउंट में बन रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, प्रीडोमिनेंटली 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। तो देखो यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा हेलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम पता करेंगे जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। अब यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, ये क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये क्लोरीन हटेगा यहाँ से रिमूव होगा तो इनके ऊपर क्या आएगा, देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा। किस तरह से, CH3 CH2, ये पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन बन गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर। और फिर यहाँ पर क्या है, देखो थर्ड ऑप्शन में CH3 CH CH2, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। और फोर्थ ऑप्शन में क्या हो जाएगा भाई, देखो फोर्थ ऑप्शन में आ जाएगा यहाँ पर
CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो देखो जब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो देखो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 जो हमारे पास क्या है, अलाइल कार्बोकैटायन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा देखो रेजोनेंस होगा। क्या होगा यहाँ पर, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो यहाँ पर पाई बॉन्ड है ये क्या होंगे, रेजोनेंस में होंगे। तो रेजोनेंस होने की वजह से ये वाला जो कार्बोकैटायन है क्या बनेगा, ज़्यादा स्टेबल बनेगा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ये क्वांटम नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये हमने जो लास्ट पार्ट डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का ही, उसमें हमने ये डिस्कस किया था, तो ये आप वहाँ से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो ये मैचिंग का क्वेश्चन है और ये क्या है, कांस्टेंट के ऊपर है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो आपको 4 इक्वेशन दी हैं इसके लिए आपको केपी और केसी, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये एक तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया है किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, और एक क्या है कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, वो होता है केपी इज इक्वल टू में केसी आर टी डेल एन जी। अब यहाँ पर ये डेल एन जी जो होता है ये क्या दिखा रहा होता है, नंबर ऑफ गैशियस जो प्रोडक्ट होते हैं, मोल होते हैं, वो दिखा रहा होता है। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो गैशियस मोल्स होते हैं किसके, प्रोडक्ट के, उसमें से हम रिएक्टेंट के मोल्स को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल एन जी, और ये रिलेशन होता है के पी और के सी के बीच में। अब हम यहाँ पर ये 4 इक्वेशंस दिए हैं तो चारों इक्वेशन का क्या करते हैं, केपी केसी से रिलेशन से ये हम देखते हैं कि कौन से में मैच करेगा। तो देखो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन आपको दिया है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में देखो प्रोडक्ट क्या है, पहले हम सबका ही ना क्या करते हैं, डेल एन जी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिया है, यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं, देखो 1 है, और यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल कितने, 2 है। तो यहाँ पर जो डेल एन जी की वैल्यू आएगी, देखो क्या करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। तो यहाँ पर जो डेल एन जी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 माइनस 1 कितनी आ जाएगी, वही 1। बी ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में यहाँ पर देखो रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 2 है, और प्रोडक्ट के मोल देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के 3 है, तो 4 हो गए प्रोडक्ट के, 3 + 1 4, और रिएक्टेंट के कितने हो गए भाई, 2। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। तो क्या हो जाएगा भाई, 4 माइनस आप 2 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड देखो सी ऑप्शन जो आपको दिया है इसमें देखो यहाँ पर रिएक्टेंट के कितने हैं भाई, 3, 2 हो गए सल्फर डाइऑक्साइड के और एक हो गया ऑक्सीजन का, यहाँ पर प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जब आप मोल करोगे 2 मोल माइनस 3 तो कितना बचेगा, माइनस का 1। डी ऑप्शन देखो, डी में भी क्या है भाई, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट में भी 2 हो जाएंगे, 1 + 1 = 2, तो 2 - 2 = 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट के लिए एन की वैल्यू कितनी आई है, डेल एन जी की वैल्यू कितनी आई है भाई, 1। तो अब हम यहाँ पर जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, के पी इज इक्वल टू में के सी आर टी, इसकी वैल्यू कितनी आई है भाई, 1 आई है, तो 1 पावर तो मतलब सेम ही है। तो अब देखो ये कौन से इसमें आपको दिया है, के पी इज इक्वल टू में के सी आर टी की पावर 1। तो ये हमें देखो कौन से इसमें दिया है, ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो यानी कि ए का तो क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट, ए का क्या हो जाएगा, मैचिंग फर्स्ट। अब हम देखते हैं सेकंड, सेकंड के लिए जो डेल एन जी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, के पी इज इक्वल टू में के सी आर टी की पावर 2। अब आर टी की पावर 2 तो यानी कि स्क्वायर आ रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें कौन से इसमें दिया है। तो देखो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें स्क्वायर है, तो वो कौन से में है भाई, फोर्थ में। तो बी का क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। इसी तरह से अब हम बाकी ऑप्शन का भी मैच करके देखते हैं। तो बाकियों में देखो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या है भाई, देखो यहाँ पर के पी इज इक्वल टू में के सी आर टी। अब देखो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के लिए जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो कितनी थी, -1 थी, कितनी थी भाई, -1 थी। तो यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो ये -1 आ गई। अब देखो ये -1 है तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर क्या है, डिवीजन में है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, दूसरी साइड जा सकता है। तो ये जब दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पर ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ये बन सकता है, यहाँ पर ये डिवीजन में आ जाएगा। देखो आर टी की पावर -1 में ना, आपको पता है जब -1 पावर होती है तो वो क्या होती है, डिनोमिनेटर में आ जाती है। ये जब इधर नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, ये जब ऐसे ये नीचे इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देखो इस तरह से आर टी, तो ये यहाँ पर क्या है, इस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, के सी इज इक्वल टू में के पी इंटू में आर टी। तो देखो ये आपको ऐसा एक ही ऑप्शन में दिया है, किस में दिया है भाई, ये आपको दिया है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखो सेकंड में दिया है, ठीक है,
केसी इज इक्वल टू में केपी आरटी दिया है ना, तो यहाँ पर देखो ये किसके साथ हो जाएगा, थर्ड का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब देखो फोर्थ वाले में तो क्या है, 0 बच रहा है, तो जब 0 करोगे तो आरटी की पावर 0 हो गई, और किसी की भी पावर 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है 1, तो इसका मतलब क्या है, केपी इज इक्वल टू केसी बच जाएगा। तो ये डी का क्या आ जाएगा, थर्ड। तो डी का क्या हो गया, थर्ड। तो अब हम मैच कर लेते हैं। तो देखो ए का फर्स्ट आया था, तो ए का फर्स्ट हमें कौन से इसमें दिया है, तो देखो थर्ड में नहीं दिया है, तो थर्ड तो कट हो जाएगा। अब देखो बी का क्या दिया आया था आपके पास, बी का फोर्थ आया था, तो बी का फोर्थ तो किस में है भाई, फर्स्ट में है, तो यहीं से राइट आंसर आ जाएगा। सी का क्या है, सी का क्या आया था अपने पास, सेकंड आया था, और डी का क्या था भाई, डी का थर्ड था, तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये पूछा है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसका नहीं होता है। तो देखो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, और चारों ऑप्शन में जब आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तब आप पता कर सकते हो इनका हाइब्रिडाइजेशन से ही। तो देखो अब हम फर्स्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखो ये है फास्फोरस, तो फास्फोरस के लिए जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसकी वैलेंसी होती है 5। और यहाँ पर क्या है, देखो 3 माइनस चार्ज लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन फास्फोरस पे कितने हैं भाई, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं टोटल भाई, 8 इलेक्ट्रॉन है। और क्या है फिर 4 ऑक्सीजन लगी है, तो आपको ये तो पता ही है ऑक्सीजन क्या होता है भाई, ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड बना सकता है ना, ऑक्सीजन क्या कर सकता है भाई, डबल बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये चारों ऑक्सीजन इस तरह से डबल बॉन्डेड पोजीशन पे आ जाएंगी, और ये क्या करेगा यहाँ पर, इस तरह से ये क्या हो जाएगा भाई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। इसी तरह से जब आप ये इसका और इसका भी ड्रॉ करके देखोगे, तो इनकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3 आएगी, और sp3 का आपको पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। जो जिनोन होता है, ये जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है, इसके लिए देखो जो जिनोन होता है, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। अब यहाँ पर फ्लोरीन है, और एक फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ये सिर्फ क्या है, ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, और ये इस तरह से बना लेगा। तो यानी कि जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, ये स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह से, ये चारों फ्लोरीन इस तरह से रहती है यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है, ये 2 पिरामिडल की फॉर्म में ये इस तरह से ऐसे रहते हैं, और ये क्या होता है, यहाँ पर ये स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बनता है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d2 होती है। तो जो यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, वो क्या नहीं बना रहा है भाई, ये जो जिनोन का फ्लोराइड दिया है, यही इसका राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अल्कीन वाज ट्रीटेड विद ओजोन एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 पेंटानोन एंड इथेनॉल, द अल्कीन इज। देखो यहाँ पर ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम देखते हो तो आप नोटिस करना कि आपको ओजोनोलिसिस के ऊपर भी क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को ज़रूर मिलता है। अब वो ओज़ोनोलिसिस से क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, या तो आपको क्या दिया हो, रिएक्टेंट दिया हो, यानी कि या तो आपको अल्कीन दी हो और अल्कीन से आपसे प्रोडक्ट पूछ ले वो कि भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, या फिर उल्टा दे देता है, वो आपको प्रोडक्ट बता देता है और फिर ये पूछता है कि कौन सा अल्कीन से ये बना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा है, आपको प्रोडक्ट तो बताए हुए हैं इसमें, और आपसे क्या पूछा है कि अल्कीन पूछी है कि कौन से अल्कीन से ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी होता है तो आपको क्या करना है, दोनों प्रोडक्ट की आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर देखो एक तो क्या है, 2 पेंटानोन, तो 2 पेंटानोन से क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पर पेंटानोन यानी कि 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की चेन बना लो, इस तरह से ये हो गई 5 कार्बन की चेन, ये बन गया, ठीक है। 2 पेंटानोन यानी कि सेकंड पोजीशन पे ये लगा है, बाकी जगह आप क्या कर दो, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, और तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर CH2, और ये बन गया CH3, ये हो गया। अब दूसरा क्या दिया है आपको, इथेनॉल दिया है, तो इथेनॉल क्या होता है, ये एसिटल्डिहाइड ही होता है। तो ये क्या होता है भाई, ये इस तरह से होता है, मैं इसे इस तरह से लिख देती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड इस साइड बनाते हैं, और यहाँ पर ये क्या है H, ये क्या है, इथेनॉल है। तो आपको क्या करना है, ये देखो दोनों के स्ट्रक्चर बन गए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, 2 पेंटानोन है, और यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर इथेनॉल है, ठीक है। तो ये दोनों आपके वो आपको क्या दिए हैं, प्रोडक्ट दिए हैं, और इन दोनों प्रोडक्ट से आपको क्या करना है, अल्कीन का फाइंड आउट करना है कि कौन सी अल्कीन से ये बने हैं। तो आपको जब भी ऐसा करना होता है तो आपको क्या करना है कि ये जो ऑक्सीजन होती है ना, वहाँ से आपको क्या करना है, ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, और यहाँ पर इन वाले कार्बन का क्या कर देना है, बॉन्ड बना देना है। तो देखो यहाँ पर जब आप इसे जोड़ोगे, ठीक है, कंबाइन करके लिखोगे, तो ये क्या बन जाएगा, तो देखो ये इस तरह से बन जाएगा। ऊपर क्या है देखो, CH3, यहाँ पर ये क्या है, CH3, फिर ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ क्या है भई, यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर ये क्या आ जाएगा CH, और ये क्या बन जाएगा देखो CH के साथ क्या है यहाँ पर ये CH3, ठीक है? और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा देखो नीचे इस वाले कार्बन के साथ, ये वाला जो कार्बन था, इस वाले कार्बन के साथ क्या है यहाँ पर देखो CH3, CH2 और फिर ये क्या है CH3। तो अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा ये, ठीक है? ये जहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करोगे ना, यहाँ पर इस वाले कार्बन के पोज़ीशन पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो अब देख लो ये कितने कार्बन की चेन हो गई देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यानी कि क्या बनेगा प्रोडक्ट, हेक्सीन बनेगा। अब हेक्सीन प्रोडक्ट है तो इसका मतलब देखो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 तो क्या हो जाएगा भई यहाँ पर, कट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको क्या दिया है, ब्यूटीन दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो हो गया है कट। अब यहाँ पर देखो आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि हेक्सीन कौन-सी है। तो हेक्सीन देखो जब आप इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो ये 3rd पोज़ीशन पे है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 मिथाइल आएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है कौन-सी पोज़ीशन पे आएगा भई, 2 पे आएगा। तो यानी कि यहाँ पर कौन-सा ऑप्शन बनेगा, ये बनेगा 3 मिथाइल 2 हेक्सीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर देखो आपको ये 4 कंपाउंड दिए हैं और आपको इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो ये देखो चारों ही जो हैं ये ना एनिलीन के डेरिवेटिव है, ठीक है? एक तो एनिलीन ही है और बाकी उसी के डेरिवेटिव हैं। तो देखो फर्स्ट का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये इस तरह से बनेगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर NH2। ये जब आप सेकंड ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर ये क्या दिया है आपको, ये पैरा नाइट्रो एनिलीन दिया है, तो ये बन गया यहाँ पर पैरा नाइट्रो एनिलीन। और यहाँ पर जब आप थर्ड ड्रॉ करोगे तो थर्ड आपको क्या दिया है भई, ये आपको दिया है मेटा नाइट्रो एनिलीन, ये मेटा नाइट्रो हो गया है। और फोर्थ आपको दिया है ये एनिसोल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा NH2, और ये क्या आ जाएगा OCH3, सॉरी मिथॉक्सी ग्रुप लगा है ये OCH3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बेसिसिटी ऑर्डर पहचानना है। तो जिसके साथ भी क्या होगा भई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, ठीक है? जिसके पास भी क्या है भई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, वो क्या करेगा, इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा भई, इंक्रीज़ कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर रिंग के ऊपर इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होगी वो अवेलेबल होगी फॉर डोनेशन। देखो बेसिक कैरेक्टर को हम कैसे बताते हैं, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ईज़िली अवेलेबल हो, ठीक है? तो डोनेशन के लिए, तो यहाँ पर देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये डोनेशन को क्या करेगा, ईज़िली अवेलेबल कराएगा। ईज़िली अवेलेबल कराएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादा बेसिक इन नेचर होगा। तो ये तो चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा भई, सबसे ज़्यादा बेसिक आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये फोर्थ है ये, तो फोर्थ की आपको किस में सबसे ज़्यादा दी है। तो देखो फोर्थ की आपको दी है फर्स्ट में और सेकंड में, तो थर्ड भी कट हो गया, फोर्थ भी कट हो गया। अब बचा है बाकी का कंपैरिज़न करो, तो देखो अब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये पैरा और जो मेटा ग्रुप पे लगे हैं नाइट्रो ग्रुप क्या होता है भई, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़िंग ग्रुप, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है भई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी कि ये क्या करेगा, यहाँ से यानी कि रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये डोनेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उनको क्या कर देगा, कम अवेलेबल कराएगा, इनकी अवेलेबिलिटी को कम कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये लेस बेसिक होंगे ये दोनों ही। तो यानी कि ये इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो यानी कि ये तो इन दोनों के कंपैरिज़न में, जिनके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा है, इन दोनों कंपैरिज़न में क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये कौन से ऑप्शन है, देखो फर्स्ट है, तो अब हम देख लेते हैं फर्स्ट आपको किस में दिया है इन दोनों में से। तो फर्स्ट आपको दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएँगे, अब यहाँ से आ गया थर्ड, मेटा वाला क्या हो जाएगा भई, थर्ड पोज़ीशन पे आ जाएगा, और पैरा वाला क्या हो जाएगा, लास्ट पोज़ीशन पे आएगा, यानी कि लीस्ट बेसिक होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर आपको आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होती है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है भई, ये आयन्स के बीच में होती है। किस तरह से होती है, यहाँ पर क्या होता है, एक कैटायन होता है और एक क्या होता है, अनायन होता है। एक क्या होता है भई, कैटायन होता है और एक होता है अनायन। और ये किस तरह से होती है, एटम्स के बीच में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस की वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, जिस तरह से ये NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है? इस आयनिक बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या लिया है, NaCl लिया है, ये आयनिक कंपाउंड का ही एक एग्ज़ाम्पल है। इनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है भई, आयनिक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि सोडियम जो होता है, इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3s1 में होता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लूज़ कर देता है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, यहाँ पर ये होता है 3p7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पर 3p7 होता है। तो ये क्या करता है, इसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो ये क्या करता है, सोडियम तो जो होता है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, और यहाँ पर ये क्लोरीन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो इस गेन करने की वजह से यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है क्लोरीन नेगेटिव। तो इस तरह से क्या हुआ है, तो यानी कि आयनिक बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब यहाँ पर देखो कटायन कैसा होना चाहिए और अनायन कैसा होना चाहिए। तो देखो कटायन होना चाहिए लार्ज साइज़ का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लूज़ कब कर पाएँगे, जितना बड़ा साइज़ का कटायन होगा, एटम होगा अपने पास, हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को उतने ही ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। अगर देखो छोटा साइज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो हमें तो कटायन कैसा होना चाहिए, कटायन होना चाहिए लार्ज साइज़ का, यानी कि एटम जो होना चाहिए वो लार्ज साइज़ का होना चाहिए, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या है, ईज़िली रिमूव हो सकता है। और जो अनायन होता है उसकी टेंडेंसी कैसी होनी चाहिए, वो स्मॉल साइज़ का होना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को ईज़िली गेन कर सके। और साथ-साथ जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी होती है, उसे हम बोलते हैं आयनाइज़ेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइज़ेशन पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है। क्या कंडीशंस हैं कि भई जो कटायन होता है, कटायन के लिए जो साइज़ होना चाहिए, कटायन के लिए जो साइज़ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लार्ज। लार्ज साइज़ क्यों होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा एटम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को हम उतना ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। अब देखो जितना ईज़िली रिमूव कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके लिए हमें एनर्जी क्या है, लेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो लेस एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पर, आयनाइज़ेशन एंथैल्पी से। तो यानी कि आयनाइज़ेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, लो आयनाइज़ेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। अनायन के लिए देखो क्या होना चाहिए, जो साइज़ है वो कैसा होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कैसी होनी चाहिए भई, लार्ज होनी चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, यानी कि हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है भई, ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर आता है, एंटर होता है। तो ये आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है। कटायन के लिए क्या है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कटायन के लिए क्या होना चाहिए भई, साइज़ लार्ज होना चाहिए। और अनायन के लिए साइज़ कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन की, अगर हम एनर्जी की बात करें कि इलेक्ट्रॉन गेन या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, तो जो कटायन होता है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है आयनाइज़ेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइज़ेशन पोटेंशियल। वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्योंकि जितनी कम होगी यानी कि ईज़िली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है। और जो एनायन है, अनायन के लिए क्या होना चाहिए, लार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, लार्ज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। और साथ-साथ इनके क्या होता है, हाई लैटिस एंथैल्पी होती है। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, बेसिकली लैटिस एंथैल्पी होती है इनके बीच में। अब देखो ये कटायन और अनायन है ना, तो इनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी के बेसिस पे, यानी कि इनको 1 मोल जो होता है, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो यानी कि ये लैटिस एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी वो अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये कंडीशन है किसके लिए भी, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए है। और साथ-साथ यहाँ पर चार्ज भी कैसा होना चाहिए, लेस चार्ज होना चाहिए, लो चार्ज होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो अब हम इन कंडीशंस को मैच करते हैं अपने ऑप्शन के साथ और फिर देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट जो कंडीशन दिया है आपको, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो दिया है स्मॉल कटायन और लार्ज अनायन। ये हमने अभी देखा है, कटायन कैसा होना चाहिए भई, लार्ज होना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आपको दिया है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कटायन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कराने की जो टेंडेंसी है वो कैसी होनी चाहिए, जो एनर्जी चाहिए होती है वो कम चाहिए होती है हमें। तो ये बिल्कुल ठीक है। और साथ में दिया है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनायन, ये भी बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो होती है एनायन की वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सी ऑप्शन आपको दिया है लार्ज कटायन, बिल्कुल ठीक बात है। स्मॉल एनायन ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, लेस चार्ज होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी क्या है भाई, करेक्ट है। डी ऑप्शन आपको दिया है लेस लैटिस एनर्जी, ये अभी हमने देखा कि एनर्जी कैसी होती है आयनिक बॉन्ड के लिए, जो लैटिस एनर्जी होती है वो होती है हाई लैटिस एनर्जी। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा, अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से ऑप्शन यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट आए हैं, बी और सी। अब हम यहाँ पर मैच करते हैं। फर्स्ट में आपको दिया है ए और डी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में आपको दिया है 3, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन आपको दिया है बी और सी, तो यही क्या है, हमारा राइट आंसर है। और ये फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट पेयर जो बना है वो क्या बना है अभी, स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्बन फैमिली विद एन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर। देखो ये बोला है कि कार्बन फैमिली में उनका एटॉमिक नंबर जो इंक्रीज हो रहा है उसके बेसिस पे हमें क्या है, यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज दी हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट दी हुई है
ये चारों ऑप्शन में से? तो देखो सबसे पहले आपको कार्बन फैमिली पता होनी चाहिए और वैसे भी अगर आपको डाउन द ग्रुप अगर प्रॉपर्टीज़ पता है तो भी आप ये आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो जो कार्बन होता है ये कौन से ग्रुप से बिलॉन्ग करता है भई? ये पी ब्लॉक से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? ये कौन से उससे बिलॉन्ग करता है भई? आपको पता है ना पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक। तो जो कार्बन होता है, कार्बन फैमिली किससे बिलॉन्ग करती है भई? ये पी ब्लॉक से बिलॉन्ग करती है। और अब देखो कार्बन फैमिली में कौन-कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन, फिर होता है सिलिकॉन, फिर होता है जर्मेनियम, फिर आता है टिन और ये लास्ट में आ गया लेड। तो ये क्या है हमारे पास कार्बन फैमिली है और डाउन द ग्रुप देखो क्या होता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है जैसे कार्बन का 6 है, फिर सिलिकॉन का 14 होता है, तो इस तरह से डाउन द ग्रुप क्या होता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। तो इसमें देखो अब कौन-कौन सी प्रॉपर्टी बताइए? तो देखो डाउन द ग्रुप कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? तो देखो जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट शेल में वो क्या होता है न्यू शेल के अंदर ऐड होता रहता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यू शेल के अंदर ऐड होता रहता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि न्यू शेल ऐड होती है तो साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। साइज़ क्या होता है भई? इंक्रीज़ होता है। अब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो टेंडेंसी है, देखो जितना छोटा साइज़ होगा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है, जितना छोटा साइज़ होगा तो यानी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा। अब जितनी दूर इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा, न्यू शेल के अंदर ऐड होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईज़ी हो जाएगा। तो यानी कि डाउन द ग्रुप जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, न्यू शेल ऐड हो रही है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी क्या हो जाएगा? ईज़ी हो जाएगा। अगर ईज़ी हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आयनाइज़ेशन जो एंथैल्पी है, वो क्या हो रही है भई? लो हो रही है। डाउन द ग्रुप जब हम जाएँगे तो वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज़ होती जाएगी क्योंकि जितना छोटा साइज़ होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज़ क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है, तो बड़ा होता जा रहा है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। ईज़िली रिमूव कर सकते हैं तो हमें एनर्जी भी क्या है भई? लेस प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है? तो अब देखो और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? अब एक प्रॉपर्टी होती है मेटालिक प्रॉपर्टी, तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटालिक प्रॉपर्टी को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितना ईज़िली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, ठीक है? जितना ईज़िली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है लूज़ कर सकते हैं उसी उसके बेसिस पे हम मेटालिक प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। तो देखो डाउन द ग्रुप जब हम आ रहे हैं तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी क्या है भई ईज़ी हो रहा है। तो यानी कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है भई इंक्रीज़ होता है, यानी कि जितना छोटा साइज़ होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा डिफ़िकल्ट और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर डाउन द ग्रुप आ रहे हैं यानी कि साइज़ बड़ा होगा, अगर साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वहाँ से क्या होगा ईज़ी होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईज़ी है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है भई वो क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है। तो अब देखो हम यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है देखो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ेज़ तो अभी हमने देखा, तो अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको कि किस तरह से साइज़ क्या होता है इंक्रीज़ होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई इनकरेक्ट हो गई। सेकंड आपको दिया आयनाइज़ेशन एनर्जी इंक्रीज़ेज़ तो देखो यहाँ पर ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो टेंडेंसी होती है, एनर्जी चाहिए होती है हमें वो क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है। बट अभी हमने देखा जैसे-जैसे साइज़ बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही ईज़ी होगा। ईज़ी है तो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी चाहिए वो कैसी होगी भई लो होगी। तो यहाँ पर तो इसने क्या बात की है इंक्रीज़ होने की, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ेज़ तो देखो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है भई इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जितना ईज़िली रिमूव कर सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो 4 ऑप्शन है, चारों में से उसने करेक्ट पूछा था, तो देखो अगर 3 पहले के 3 अगर इनकरेक्ट हो गए तो इसका मतलब 4th तो क्या है करेक्ट ही है। बट यहाँ पर देखो इसने क्या बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ेज़ तो ये बिल्कुल ठीक बात है। जैसे-जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो देखो पी ब्लॉक में एक प्रॉपर्टी होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है ज़्यादा स्टेबल होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो जैसे-जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ज़्यादा स्टेबल होती है, तो यहाँ पर +4 होता है और +2 होता है। तो जब हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है और जैसे-जैसे डाउन द ग्रुप आएँगे जो ये नीचे वाले एलिमेंट्स रहते हैं इनमें क्या होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये क्या है बिल्कुल करेक्ट दिया है कि स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ेज़। तो इसका क्या है भई राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तो यही था इसका करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के एचटेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।